जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान की भाग 5 को पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? संघ। ठीक है, हम लोग भारतीय संविधान की भाग 5 को पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? संघ। संघ में हम लोगों ने संसद के लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ा था। ठीक, पिछले वीडियो में हम लोग संसद के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है अनुच्छेद 107। उसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 93 को पढ़ा था। 93 के बाद हम लोगों ने अनुच्छेद 101 से लेकर 176 को देखा था। उसके बाद हम लोग का अब टॉपिक स्टार्ट होता है अनुच्छेद 107। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 107 में हम लोग एकदम ध्यान से इसको पढ़ेंगे। इसको देखिए अनुच्छेद 107 होता क्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग का क्या टॉपिक है, हम लोग भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी में भाग 5 को पढ़ रहे हैं। भाग 5 का नाम क्या है? संघ। ठीक, भाग 5 का नाम क्या है? संघ। संघ में हम लोगों का अनुच्छेद 7 स्टार्ट होता है। 107 देखिए, अनुच्छेद 107 क्या कहता है कि किसी विधेयक का पूरा स्थापन। ठीक, किसी विधेयक का पूरा स्थापन। अब देखिए पूरा स्थापन थोड़ा अजीब शब्द लगता है कि पूरा स्थापन क्या होता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। किसी विधेयक का पूरा स्थापन क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये होता है, मान के चलिए कोई विधेयक हो गया, कोई बिल हो गया। ठीक है, सबसे पहले कोई बिल हो गया। देखिए जब बिल होता है तो जब बिल सबसे पहले स्टार्ट होता है तो हम लोगों के जो इस टाइम नेता है वो इतना पढ़े लिखे तो है नहीं, इतना पढ़े लिखे हैं नहीं कि कोई भी बिल जब आता है तो उसको अच्छे से उसको ड्राफ्टिंग करे, उसको ये करे। तो सबसे पहले बिल को प्रारूप उसको तैयार किया जाता है, उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। तो सबसे पहले ये विधेयक हो गया, इस विधेयक की सबसे पहले ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक, उस ड्राफ्टिंग कौन करता है? तो ड्राफ्टिंग को संसद के सचिव करते हैं। ठीक, कौन करता है? सचिव करते हैं, सचिव। सचिव, ठीक है, ड्राफ्टिंग कौन करता है? सचिव करता है। कोई भी बिल आता है, बिल को सबसे पहले संसद में पेश किया जाता है, तो उससे पहले बिल का एक ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है। ड्राफ्टिंग की जो बड़े बड़े पढ़े लिखे जो अधिकारी होते हैं, आईएएस आईपीएस, वही लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में, केंद्रीय संसद में वो एक सचिव के रूप में नियुक्त होते हैं। तो कोई भी जब बिल बनता है तो सबसे पहले उन लोगों के द्वारा उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, उसकी प्रारूप तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद वो संसद के लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आइए सचिव। तो सचिव के बाद सबसे पहले फिर पेश होता है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा। तो सबसे पहले इसमें देखिए कोई या तो मंत्री इसको पेश कर सकता है या फिर कोई सांसद पेश करेगा। ठीक, विधेयक को कौन पेश करेगा? लोकसभा में कौन पेश करता है? या तो मंत्री पेश करेगा या फिर सांसद पेश करेगा। तो देखिए अगर यदि मंत्री किसी बिल को लोकसभा में पेश करता है तो उसे हम लोग सरकारी विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि कोई मंत्री बिल को पेश कर रहा है तो उसे हम लोग सरकारी विधेयक कहते हैं। और यदि कोई सांसद अगर यदि उसमें उस बिल को सबसे पहले पेश करेगा तो उसे हम सरकारी विधेयक नहीं कहेंगे, उसको हम प्राइवेट या कोई साधारण विधेयक कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है एक तरह से, तो समझ में आया। सबसे पहले सांसद मंत्री हो गया, विधेयक को ड्राफ्टिंग किया जाता है। ड्राफ्टिंग कौन करता है? सचिव लोग करते हैं। सचिव कौन होते हैं? एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी होते हैं। ठीक, तो देखिए किसी विधेयक का पूरा स्थापन का मतलब कि इंट्रोड्यूस करना। ठीक, पूरा स्थापन का मतलब कि किसी बिल को बताना, उसको इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, तो उसको इंट्रोड्यूस कौन करता है? तो कोई मंत्री या कोई सांसद विधेयक को इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब लोकसभा में बताएगा कि हाँ भैया ऐसा ऐसा है, ये सब सिस्टम है, ऐसे हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी विधेयक का पूरा स्थापन करना। अनुच्छेद 107 में क्या है? किसी विधेयक का पूरा स्थापन का मतलब कि उसको इंट्रोड्यूस करना, उसको बताना, किसी विधेयक को बताना। ठीक, ये रहा हम लोग का अनुच्छेद 107। यहाँ विधेयक को किसी मंत्री या सांसद के द्वारा इसको बताया जाना, वही इसका पूरा स्थापन कहलाता है। ठीक, अब देखिए जब पूरा स्थापन हो जाता है, जब मंत्री इसको बता देता है तो सबसे पहले लोकसभा में जाता है वो बिल, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है। जब लोकसभा में जाता है तो लोकसभा में मान के चलिए कि लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास नहीं हुआ। ठीक, तब क्या होगा? तो लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में पास ही नहीं हुआ, तो उस टाइम क्या होता है कि दोनों लोगों में एक मतभेद हो गया, अपने में ही दोनों लोगों में मतभेद हो गया। तो उस टाइम पे क्या होता है, बाई चांस मान के चलिए कोई भी जब बिल बनता है तो सबसे पहले लोकसभा में पास होता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में पास होता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति जब उस पर साइन करते हैं तब वो जाकर एक कानून बनता है। मान के चलिए कि लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने पास ही नहीं किया, तब उस टाइम पे क्या होगा?
तो उस टाइम पे लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा पास ही नहीं कर रहा है, तो उस टाइम एक अधिवेशन एक अधिवेशन बुलाया जाता है। एक अधिवेशन मतलब कि एक बैठक बुलाई जाती है, ठीक है। तो उस बैठक को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति साहब उस बैठक को बुलाते हैं। उस बैठक में उसका एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। उसमें एक सबका अपना अपना एक, जैसे दोनों लोग अपने में झगड़ा कर लिए हैं तो उनका एक बुलाकर उन लोगों में एक मत कराया जाता है कि किसका पक्ष से कौन मत ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो वही फिर 108 में क्या कहता है कि संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 107 में किसी विधेयक का पूरा स्थापन और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। जब लोकसभा बिल को पास कर देता है और राज्यसभा जब पास नहीं करता है तो उस टाइम राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, ठीक है। क्या बुलाते हैं, एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद यह तब बुलाया जाता है जब दोनों में विवाद हो जाए, इसे राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। कब बुलाते हैं, जब लोकसभा ने किसी बिल को पास कर दिया और राज्यसभा पास ही नहीं कर रहा है, मतलब कि वो अपनी अनुमति नहीं दे रहा है, उस टाइम पे क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक। यह 3 परिस्थितियों में बुलाया जाता है, ठीक है। देखिए संयुक्त अधिवेशन कब कब बुलाया जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन जो है 3 परिस्थितियों में बुलाया जाता है, ठीक। किस परिस्थितियों में बुलाया जाता है, 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। तो पहला कंडीशन क्या है कि जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन पारित न करे, ठीक। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन पारित न करता हो, उस टाइम पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। दूसरा देखिए क्या है, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को, ठीक, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक देर तक रोका जाता है। 6 माह से अधिक देर तक रोक के रखे, ठीक है, 6 माह से देर तक उसको रोक के रखा है, उस टाइम संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तीसरा क्या है, एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे, ठीक है। मान के चलिए लोकसभा ने कोई सुझाव दिया है और राज्यसभा मानने के इनकार कर दिया, तो उस टाइम क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। यदि लोकसभा किसी साधारण विधेयक को लोकसभा से पास कर दिया और राज्यसभा में पास करने के लिए दिया, लेकिन वो 6 महीने तक उसको रोक के रखा, तो उस टाइम भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। पहला क्या है, जब सदन द्वारा विधेयक को दूसरा सदन पारित ही न करे, उस टाइम पे लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। तो समझ में आया कि संयुक्त अधिवेशन 3 प्रकार से बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक। संयुक्त अधिवेशन 3 कंडीशन में बुलाया जाता है। पहला, यदि लोकसभा पारित कर दिया और राज्यसभा पारित ही न कर देता। दूसरा क्या है कि एक सदन पारित कर दिया और दूसरा सदन 6 महीने तक रोक के रखा हो। और तीसरा क्या है कि यदि एक सदन सुझाव दे रहा है और दूसरा सदन उसको मानने से इनकार कर दे रहा है, उस टाइम पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। तो समझ में आया अनुच्छेद 107 और अनुच्छेद 108, ठीक है। अनुच्छेद 107 में किसी विधेयक को बताना, उसका पूरा स्थापन करना, उसको इंट्रोड्यूस कराना, संसद के सामने उसको पेश करना, उसको अच्छी तरह से बताना, उसका पूरा स्थापन कराता है, ठीक। फिर अनुच्छेद 105 में जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक। वो 108 में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 107 में किसी विधेयक का पूरा स्थापन और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन को आप लोग बढ़िया से समझा। अब हम लोग देखिए संयुक्त अधिवेशन में एक कंडीशन होता है कि संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन एवं धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता है। संविधान संशोधन और ये देखिए संविधान संशोधन एवं महाभियोग, ठीक है। संविधान संशोधन और महाभियोग पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। देखिए संयुक्त अधिवेशन बुलाने जाने का क्या मतलब है, देखिए संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के कितने, राज्यसभा के 245 सीट होते हैं, राज्यसभा के 545 होते हैं, 10, 9, ठीक है, इतना टोटल मिलाकर इतना होगा। और इतना में यदि कोई 50% मत प्राप्त हो गया तो उसका जैसे उतना में 355 मान लीजिए, ठीक है। देखिए जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन में बुलाकर एक मत कराया जाता है। मत में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर यदि 50% से ज्यादा कोई मत पा गया तो उसके फेवर में चला जाता है, ठीक है। तो
लोकसभा में कितना होता है 545, राज्यसभा में 245। इसको जब काउंट करेंगे तो होगा 790। 790 का 50% करेंगे तो 395 सदस्य। 395 सदस्य यदि मत पे अपना हस्ताक्षर कर दिए या फिर उसको पारित कर दिए तब वो उनके तरफ हो जाता है। तो 345 भैया, तो यहाँ पे तो 545 लोग ही हैं तो ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो इनको बुलाने का फायदा है क्या? राज्यसभा में तो 245 सदस्य हैं, राज्यसभा में तो 245 सदस्य हैं और यहाँ पे मांग रहा है 345। तो कैसे होगा? ये तो बस चुतिया बनाया जा रहा है राज्यसभा को, कोई मतलब है नहीं। संयुक्त अधिवेशन में क्या मतलब है? देखिए आप लोग, 245 यहाँ पे है, यहाँ पे 395 सदस्य है, 50%। तो 50% कैसे पाएगा ये? और यहाँ पे ये अकेले लोकसभा में 545 सदस्य हैं। ये चाहे तो इसकी जरूरत अगर ये नहीं भी होगी तभी ये ऐसे ही हो जाएगा इसका। तो वही होता है कि संविधान संशोधन और महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो संविधान संशोधन, जो कोई संविधान का संशोधन होता है तो उस पर राज्यसभा की स्वीकृति भी जरूरी है, ठीक है। उस टाइम राज्यसभा की जरूरी है और महाभियोग पर भी जरूरी है। इस टाइम देखिए संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है कि राज्यसभा को बेसिकली कोई नहीं है, बस ऐसे ही बुला लिया जाता है, लेकिन वो हार ही जाता है, वो फेवर लोकसभा में ही चला जाता है, ठीक है। तो नोट में क्या होगा? संविधान संशोधन तथा महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो समझ में आया अनुच्छेद 107 और अनुच्छेद 108। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 109। देखिए अनुच्छेद 109 में बोला गया है कि धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। देखिए अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के बारे में प्रावधान है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि धन विधेयक की परिभाषा क्या होती है, धन विधेयक होता क्या है, तब ना उसका प्रावधान जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 110 को पढ़ते हैं कि धन विधेयक की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो देखिए धन विधेयक की परिभाषा, इसके अनुसार संचित निधि यानी कि मतलब संचित निधि यानी कि सरकारी जो उनका राजस्व होता है, सरकारी खाता होता है, जिसे टैक्स का पैसा जिसमें आता है उसी को राजस्व निधि कहते हैं। इसके अनुसार संचित निधि सरकारी खाता परिभाषित होने वाले विधेयक को धन विधेयक कहते हैं कि इसमें किसी टैक्स को बढ़ाने या घटाने वाले विधेयक इसी के अंतर्गत आते हैं। देखिए किसी टैक्स को बढ़ाने या घटाने, जैसे मान के चलिए पैसों, जैसे कोई भी टैक्स बढ़ाना है या घटाना है तो वो एक धन विधेयक के अंतर्गत आता है, ठीक है। सरकारी, जैसे सरकार कोई कर्ज ले रखी है उसको भी देना, ये सब पैसे का मामला जहाँ होता है वो सब क्या होता है? धन विधेयक के अंतर्गत आता है। टैक्स से रिलेटेड जहाँ पे है वो सब धन विधेयक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो धन विधेयक क्या होता है समझ लीजिए। धन विधेयक में टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को घटाना, राजस्व, सरकारी जो खर्च होता है, सरकारी खाता होता है, वो सरकारी खाता किससे रिलेटेड होता है? तो धन विधेयक से रिलेटेड होता है। और संचित निधि यानी संचित निधि को ही सरकारी खाता कहते हैं, वो सब धन विधेयक के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो इसके अनुसार संचित निधि सरकारी खाता परिभाषित होने वाले विधेयक को धन विधेयक कहते हैं, विधेयक को धन विधेयक कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। किसी टैक्स को बढ़ाने या घटाने वाले विधेयक इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि धन विधेयक क्या होता है। अब देखिए धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। अब धन विधेयक, देखिए धन विधेयक में टैक्स रिलेटेड है, टैक्स वगैरह, टैक्स को घटाना, टैक्स को बढ़ाना, ये सब धन विधेयक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो टैक्स कौन देता है? टैक्स तो जनता ही देती है ना। टैक्स कौन देता है? टैक्स जनता देती है। और लोकसभा और राज्यसभा, जनता का सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं, क्योंकि लोकसभा में जो सदस्य जाते हैं वो जनता के द्वारा चुन कर जाते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में तो जनता के द्वारा चुन कर जाते नहीं है। राज्यसभा में तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है। तो धन विधेयक देखिए क्या होता है। धन विधेयक टैक्स से रिलेटेड है, तो टैक्स जनता देती है और जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर किसमें भेजी है? लोकसभा में कि राज्यसभा में? तो लोकसभा में। इसलिए इसमें बोला गया है 109 में कि धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। इसमें बोला गया है कि यह पहले लोकसभा से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। इसमें लोकसभा को ज्यादा शक्ति दी गई है धन विधेयक के बारे में, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा सीधे चुन कर आते हैं, ठीक है। और टैक्स वगैरह कौन देती है? तो टैक्स जनता देती है। इसीलिए जनता ने अधिकार किसको दिया है? लोकसभा को दिया है, राज्यसभा को नहीं दिया है। जनता ने अधिकार धन विधेयक के मामले में लोकसभा को दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हुआ कि यह पहले लोकसभा से ही प्रारंभ होता है, ठीक। दूसरा क्या है? राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। राज्यसभा के मामले में देखिए, राज्यसभा के मामले में इसमें कोई राज्यसभा को कोई विशेष शक्ति दी नहीं गई है, ठीक है। राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से जनता का चुनाव उसमें होता है, उसमें जनता का कोई रोल होता नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसलिए राज्यसभा केवल उसको इतना दिया गया है कि वो 14 दिन उसमें जाएगा, लेकिन वो 14 दिन से अधिक वो नहीं रख सकती है, ठीक है।
राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक रोक के नहीं रख सकती है। ठीक, पहला क्या होता है कि धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है और ये राज्यसभा 14 दिन से पहले इसको रोक नहीं सकती। ठीक, तीसरा क्या है, धन विधेयक पर दिया गया प्रस्ताव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, देखिए यदि कोई राज्यसभा अपना कोई सलाह या सुझाव लोकसभा को दे रहा है कि आप ये करिए, चाहे देखिए राज्यसभा में क्या होता है कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, लोकसभा में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, जनता द्वारा चुन कर आते हैं। इसीलिए राज्यसभा द्वारा जब उसको कोई सुझाव या सलाह या सुझाव दिया जाता है धन विधेयक के मामले में, तो लोकसभा उनको मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। ठीक है, उसको मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो धन विधेयक पर दिया गया प्रस्ताव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो चाहे तो मानेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं मानेगी। ठीक, धन विधेयक के मामले पे। चौथा क्या है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, देखिए कोई भी विधेयक धन विधेयक है, देखिए विधेयक कई प्रकार के होते हैं, कोई साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, वित्तीय विधेयक होता है। तो धन विधेयक टैक्स वगैरह से रिलेटेड है, तो धन विधेयक की पहचान कौन करता है, धन विधेयक है या नहीं है इस कौन डिसाइड करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि ये जो विधेयक आया है ये धन विधेयक है भी या नहीं है। ठीक, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, पांचवा देखिए क्या है, यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। देखिए जब धन विधेयक को कोई लाता है तो पहले ही राष्ट्रपति को सूचित कर देता है कि हम भैया धन विधेयक के मामले में बिल लेकर जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति कहते हैं हाँ ठीक है जाओ, क्योंकि लोकसभा धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले ही लोकसभा संसद में आता है। ठीक है, इस प्रकार लोकसभा जब धन विधेयक पास होता है तो राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के लिए लौटाते नहीं है, उस पर साइन करना उनकी मजबूरी या उनकी बाध्यता हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही उनका अनुमोदित कर चुके हैं कि हम धन विधेयक पे बिल ला रहे हैं। ठीक, तो यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है, अतः इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। ठीक, ये रहा हम लोगों का धन विधेयक के बारे में कुछ प्रावधान। ठीक है, देखिए धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है, लेकिन राज्यसभा 14 दिन से पहले इसको 14 दिन के अंदर ही इसको वापस देना होगा। ठीक, यदि कोई राज्यसभा कोई सलाह या सुझाव धन विधेयक पर देना चाह रही हो तो लोकसभा इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो मानेगा, नहीं चाहे तो नहीं मानेगा। ठीक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। ठीक, यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आता है, इसलिए राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते हैं। ठीक है, जब धन विधेयक लाया जा रहा होगा तो पहले ही सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाती है कि हम धन विधेयक ला रहे हैं। ठीक, इसलिए राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करते हैं। ठीक, उस पर साइन कर देते हैं। तो ये रहा हम लोगों का धन विधेयक की परिभाषा और धन विधेयक के बारे में कुछ प्रावधान। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का अनुच्छेद 107, 108, 109 और 110। ठीक है, अब हम लोग का आता है अनुच्छेद 111। देखिए अनुच्छेद 111 में क्या है कि विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। देखिए कोई बहुत सारे विधेयक होते हैं, धन विधेयक होता है, आपने धन विधेयक तो समझ लिया कि धन विधेयक के केस में राष्ट्रपति बाध्य होते हैं साइन करने के लिए, क्योंकि उनको पहले ही उनकी अनुमति ले जा चुकी है। लेकिन और भी तो विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं, धन विधेयक होते हैं, वित्तीय विधेयक होते हैं, बहुत सारे विधेयक होते हैं। तो उन विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति की अनुमति क्या होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 111 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 111 को देखिए क्या इसमें बोलता है। अनुच्छेद 111 ये कहता है कि विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। देखिए अनुमति क्या, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कोई विधेयक या कोई बिल जब आता है तो लोकसभा में पास होता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में पास होता है। जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 कंडीशन होती है कि उस विधेयक को क्या क्या कर सकता है। देखिए तीनों कंडीशन होती क्या क्या है। तो पहली कंडीशन, उनकी पहली प्रतिक्रिया ये होती है कि वो विधेयक को रद्द कर देते हैं। सबसे पहला क्या है कि वो विधेयक को सीधे सीधे रद्द कर देंगे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अब ये इनको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, ये उनकी जो पावर है, ये पावर को, शक्ति को रद्द कर दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिकार उनसे छीन लिया गया है। यानी कि वो किसी भी हाल में जो विधेयक जाता है उसको वो रद्द नहीं कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है, वो रद्द नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।
ठीक, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये शक्ति उनको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो किसी विधेयक पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक, पुनर्विचार को लौटा सकते हैं। तो दूसरा क्या है, पुनर्विचार, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यह अधिकार 44वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। तीसरा कंडीशन क्या है, विधेयक को पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कर देते हैं। ठीक है, विधेयक को पॉकेट वीटो कर देते हैं। देखिए, पॉकेट वीटो का मतलब क्या है कि उसको एक पेंडिंग में रख देते हैं, यानी कि उसको जब उनके पास जाता है तो उसको अपने पास ही रख लेते हैं, भेजते ही नहीं, यानी कि वो पेंडिंग में पड़ा रहता है। ठीक है, वो पेंडिंग में पड़ा रहता है, उसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। ये एक मतलब कि पेंडिंग में पड़ा रहता है, वो अपने पास ही रख लेते हैं, जैसे इसीलिए इसका नाम पॉकेट रखा गया है कि वो मतलब अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है, तो विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति क्या होगा, 3 कंडीशन थी, जो कि पहली उनकी शक्ति थी उसको खत्म कर दिया गया है 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। दूसरी शक्ति क्या है कि वो किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन जब पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, लेकिन फिर से जब उनके पास जाएगा तब उनके लिए वो बाध्य हैं, तब उनको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति दी गई है। तीसरा क्या है कि विधेयक को पॉकेट या जेबी वीटो कर सकते हैं। जेबी वीटो मतलब कि उसको पेंडिंग में डाल सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हम लोग का अनुच्छेद 107 से 111। इसको फिर से एक बार रिविजन करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 107 में क्या था, किसी विधेयक का पूरा स्थापन, यानी किसी विधेयक को समझाना, उसको बताना, उसको इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, 108 में क्या है कि जब लोकसभा राज्यसभा में यदि कोई दिक्कत आ जा रही है, कोई विवाद आ जा रहा है, तो एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, उस अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाना 108 में है। 109 में क्या है कि धन विधेयक के बारे में कुछ प्रावधान दिया गया है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा। धन विधेयक राज्यसभा को 14 दिन के अंदर ही उसको वापस देना पड़ेगा, और कोई सलाह या सुझाव दे रहा है तो उसको लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है, फिर क्या है 10 में क्या है, अनुच्छेद 110 में क्या है कि धन विधेयक का परिभाषा है कि धन विधेयक होता क्या है। तो धन विधेयक ये होता है कि जो हमारा टैक्स वगैरह, टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को घटाना, और भारत सरकार का जो राजस्व व्यय होता है, वो सब सरकारी खाता होता है, इन सब मतलब पैसों से रिलेटेड जो कुछ होता है वो सब धन विधेयक होता है। ठीक है, अनुच्छेद 111 में क्या है कि विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति होती है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का अनुच्छेद 107, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग देखिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।